आप सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। और भाई दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं, लगातार 2 महीने हो गए हैं सैनिकों के आंदोलन को चलते हुए। तो हमारे साथ भाई भूतपूर्व सैनिक है, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं और जो बातें हैं उनको लेके भाई जो मुद्दे हैं। भाई एक तरफ देश में अतीक अहमद चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जवानों का भी आंदोलन चल रहा है। इधर भाई जो सत्यपाल मलिक है उसने भी पुलवामा हमले पे काफी चीजें खोली है, लेकिन उसकी आपको कोई चर्चा नहीं मिलेगी। चर्चा मिलेगी तो भाई प्रचार, चुनाव प्रचार या फिर अतीक अहमद। तो इन्हीं सब बातों को लेके कि भाई आम सैनिक क्या सोचता है इन सब बातों को लेकर। नमस्कार सर, आपका क्या नाम और कहाँ से सर? मेरा नाम राजवीर सिंह जी। मैं नोएडा से हूँ, जी। गौतम बुद्ध नगर। तो आप भी सर सैनिक हो? हाँ, मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। जी। तो एक तरफ सर आपका 2 महीने से आंदोलन चल रहा है, बड़ी मीडिया आ नहीं रही, और एक तरफ दिन रात अतीक अहमद ने ये खाया ये पिया, अब वो मर गया है तो उसके ऊपर उसके पीछे इतिहास को खंगाल रहे हैं। लेकिन जो जरूरी मुद्दे हैं, जवान हो, किसान हो, युवा मजदूर हो, उनको लेके कोई बातचीत नहीं, या बड़ी मीडिया क्यों दूरी बनाती है? बड़ी मीडिया कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है, जो मेरे अपने विचार हैं जी। उनके अनुसार मुझे ऐसा महसूस होता है कि बड़ी मीडिया जो है, खासकर जो सरकारें होती हैं उनके ही प्रेशर में कहिए या लालच में कहिए या उनके अधीन कहिए, उसी तरीके से वो उन्हीं के गुण गाने में लगी रहते हैं। जो उन्हें आदेश मिलता है उतना ही वो हरकत करते हैं। आम जन तक वो जाने की, या आम से अगर उन गलती से वो आम जन के पास पहुंच भी जाते हैं तो उन्हें अपने कैमरे में ही बंद करके रख लेते हैं। और वो फिर जैसे वही मलिक साहब वाली बात है कि मलिक साहब उस दौरान जब हुआ था और मालूम था तो क्यों नहीं उठे भाई, क्यों बैठ गए आप? जो ये सत्यपाल मलिक है जी, उसी समय उन्होंने क्यों नहीं उठाया? पुलवामा हमले पे मुद्दा उठा रहे हैं। हाँ, उस समय ही इन्हें, जब इन्हें मालूम था और कहीं देशभक्ति का जुनून उनमें है तो उसी समय उनको उठाना चाहिए था। मैं तो कहूंगा जो अब आज उन्होंने हिम्मत जुटाई है, उसी समय अगर उस हिम्मत को जुटाते तो शायद नतीजे जहां तक पहुंच गए वहां तक नतीजे नहीं पहुंचते, क्योंकि जनता को पता चलता है असलियत क्या है। अच्छा सर, इसमें एक बात और जो आ रही है, जो सत्यपाल मलिक जी कह रहे हैं कि भाई जब आर्मी को जब वहां से ले जाया जा रहा था, जवानों को 2500 के करीब थे, तो उनको 5 एयरक्राफ्ट चाहिए थे, लेकिन गृह मंत्रालय ने उनको मंजूरी नहीं दी। और जब सत्यपाल मलिक ने बात करी तो उन्होंने, मोदी जी ने कहा तुम चुप रहो, जो इनके बयान है। एक तरफ सर जो सरकार की चाटुकारिता करते हैं, चाहे भाई कंगना एक्ट्रेस हो या और भी हो, उनको एक झटके में Z+Y+ सिक्योरिटियां मिल जाती हैं, और उनकी भी रक्षा आप जैसे जवानी करते हैं जो तैनात हैं। और एक तरफ जो देश की सेवा में तैनात है उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। इसको आप किस तरह देखते हो सर? अगर इनको मैं देखता हूं तो मेरे को देखने का तरीका यही लगता है कि जो राजनीति है, राजनीति को कहा तो इसलिए गया है, जहां तक मैं समझता हूं कि राजनीति का मेन मुद्दा है कि राजनीति करके मैं उन गरीब और असहाय लोगों की सहायता करूं और बड़े दल को थामूं, उसे राजनीति कहते हैं। लेकिन यहाँ राजनीति का जो मतलब चलन मैं देख रहा हूँ वो ये दिखाई देता है कि बड़े वालों को छूट दो और नीचे वालों को गुमराह करो और उनको वहीं के वहीं रखाओ और ये राज करो। ऐसा ये राजनीति में इस तरीके का मुझे दर्शन दिखाई देता। तो सर जो सैनिक शहीद हुए उनकी भी मतलब जान, सरकार को थोड़ा सा मतलब जान की परवाह नहीं थी, या अनदेखी करा गया जान पूछ के, या मतलब ऐसी? नहीं, उनके साथ तो लापरवाही है एक प्रकार की। अगर मान सुनिए, अगर सरकार मैं बैठा हूँ, हर संभव साधन मेरे पास है और कहाँ आफत पड़ गई तो मुझे सबसे पहले हर काम को छोड़कर उधर दृष्टि लगा के हर संभव साधन उनको मुहैया कराने चाहिए। अगर उनको उनकी हेलीकॉप्टर या कोई भी चीज देकर या कोई भी साधन देकर उनकी जान बचाई जा सकती तो वो तुरंत एक्शन होना चाहिए था। क्योंकि बार बार इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट आ रही थी वो ये आ रही थी, भाई इनको बाय रोड ना भेजा जाए, खतरा है, भेजना ही नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी भेजा गया। हाँ, तो वो तो जानबूझ के लापरवाही, मतलब उसमें, और इसको लापरवाही नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? मान लो मुझे मालूम है कि इसमें अगर मैं इतना ही नहीं जानता कि इस सड़कों में पार करूंगा तो मैं लंबे कदम करके पार करूंगा तब मेरे कम पैर पड़ेंगे इस पे गर्म है, और या मैं कूद के जाऊं तो अच्छा रहूंगा, या मैं इसमें लेट के जाऊं तब अच्छा रहूंगा। ये मुझे नहीं दिखता, ये मुझे देखना, यही तो देखना है मुझे। और राजा या ऊपर जो सीनियर किसी अधिकारी को बैठाया जाता है वो किस लिए बैठाया जाता है? उसको इसलिए बैठाया जाता है कि वो मैनेजमेंट सही से कर सके, लेकिन मैनेजमेंट करता ही आंख में छिले
और नीचे क्या हो रहा है उसका पता ये कह दे, पता नहीं चला हमको, या हम उस समय सोच नहीं पाए ये बात। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। अच्छा सर, उस मामले पर ना तो अभी मोदी जी ने कुछ बोला है, क्योंकि हर मुद्दे पर खुलकर मोदी जी बोलते हैं, लेकिन जो पुलवामा है ना तो अभी तक उसकी जांच आगे तक बढ़ी है, ना उस पर मोदी जी कुछ बोल रहे हैं। मतलब मोदी सरकार एकदम खामोश है। क्यों खामोश है, क्या लग रहा है आपको? खामोश तो साफ नजर आ रहा है। 24 वाला जो चुनाव है वो खामोशी की हुंकार दे रहा है, क्योंकि इस वक्त मैं कोई भी डिसीजन लूंगा तो जो जनता है उसमें उसकी भावना पेश होगी और वो जनता उस पर एक्शन लेगी। तो इसलिए मैं जितना नजदीक जाऊंगा, मुझे तो ऐसा भी लग रहा, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ इस चीज का कि ये इन सैनिकों की आवाज क्यों नहीं सुन रहे हैं। ये इसलिए नहीं सुन रहे हैं कि इसको डिले कर रहे हैं, और ये मैं वादा करता हूँ कि दिवाली से पहले यही सरकार ना इनके लिए डिक्लेयर कर दे तो मैं अपना चैलेंज करके जा रहा हूँ इस बात का। दिवाली के आसपास ये चैलेंज कर देगी और पास करेगी, वादा है मेरा, क्योंकि ये इलेक्शन के नजदीक पहुंच जाएगा। इसको नजदीक डिले खींच रहे हैं। ये इतना बेवकूफ समझ रहे हैं आज के जवान को या आज के मेंबर को कि वो जानता ही नहीं है कुछ। बहकाए जाओ तुम गोला फेंकोगे और वो आराम से सोता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा सर, जमीनी स्तर पर क्या माहौल है? महंगाई को लेके, शिक्षा को लेके, रोजगार को लेके क्या माहौल है जमीन पर? जमीन पर ये माहौल है सर, जो मैं समझता हूँ कि जो 75 साल में देश को कंगाल करके गए थे अंग्रेज, और बड़े उस हालात से देश को उभारने में कांग्रेस का, मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी कोई गलती नहीं रही, गलतियां हैं, लेकिन जो गलतियां हैं सबको गलती नहीं गिना जा सकता। मोदी जी की भी सब गलतियां नहीं है, जो कुछ चंद गलतियां हैं, लेकिन उन जो गलती नहीं है उनको गलती नहीं बोलूंगा, जो गलतियां हैं गलतियां हैं। शिक्षा का तो भट्टा बैठा दिया। मेरे कितने ही वादे हैं कि हमें शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य चाहिए, और ये हर नागरिक को सरकार मुहैया नहीं करा सकती, तो वो सरकार निकम्मी है, सरकार का कोई वजूद नहीं है। चाहे वो भले ही बनी रहे सत्ता में अपनी बेईमानी से, अपने किसी भी ढंग से, किसी भी तरीके से, वो तो वो जाने, उनका राज है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। पर सरकार अगर आती है और ऐसा खेल खेलती है और वो गरीब की मेहनत नहीं करती या मदद नहीं करती, तो फिर कहाँ बकरी और शेर एक घाट पर पानी पियेंगे। क्योंकि हमारा नारा है कि शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीने चाहिए, तब हमारा शासन माना जाता है। लेकिन सर, बड़ी मीडिया में तो डंका बजाया जाता है कि जब से मोदी सरकार आई है उन्होंने किसानों की मौज कर दी है, जवानों की मौज कर दी है, शिक्षा पे बहुत काम हो रहा है, रोजगार बहुत दबा के मिल रहा है। अब किसानों की, पहले तो जवानों की मौज सुना देता हूँ। मेरा 3 ही मुद्दे हैं, किसान, जवान और मजदूर। ये रीढ़ की हड्डी का मेन पहलू है। अगर मेरे पास काम करने वाला नहीं है, मेरे पास सुरक्षा वाला नहीं है, मेरे पास ऐसा आदमी नहीं है जो मुझे दे जाए और बाद में लेना है, तो मैं चलूंगा कैसे? उनमें से किसान बेचारा दे देता है, उससे ये भी नहीं लेता, उसको ये भी नहीं पूछते कोई, मतलब तेरे खर्चे लायक तो ले जा तू, उससे माल डाल लेते हैं और 2-2 साल तक वो बेचारा पीछे घूमता रहता है, क्या जी मुझे मेरा चेक पास नहीं है, मेरा चेक पास नहीं है, मेरा चेक पास नहीं है। क्या सिस्टम है? नहीं मिलता पैसा टाइम पे नहीं, पैसा मिलता है नहीं जी, पर्ची दे देते हैं काट के। मतलब वो एक प्रकार के दलाल कहिए या क्या कहना चाहिए उनको, दादागिरी कहिए, या एक प्रकार का ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि वो बैठा देते हैं कि तुम यहाँ मिल पे गन्ना ले लो किसान का और पर्ची का दे दो काट के, और पर्ची में वो आता बेचारा रोज की चक्कर काटता रहता, आता रोज की चक्कर काटता रहता है। उनको रेट भी नहीं मिलता होगा सही? रेट उनकी मर्जी का, वो तो पहले तय कर देते हैं क्या तेरा खर्चा कितना आया। कोई ऐसी मीटिंग बनाई इन्होंने पूरे किसानों से कि डिस्ट्रिक्ट से या ब्लॉक लेवल से, क्या एक किसान आएगा जी, ये मीटिंग बनेगी, उनसे पूछा जाएगा भाई यहाँ कितना पानी लगता है। मैं इस बारे में एक और पूछना चाहूंगा, गेहूं उगता है, एक किसान डीजल फूंकता है, ट्रैक्टर से पानी लगाता है या इंजन से पानी लगाता है, एक को नहर का पानी मिलता है और एक को ऐसी जगह है कि उसको पहाड़ी का पानी मिलता है, ऊपर से बहका जाता है। पानी से ही तुलना कर रहा हूँ, और सब चीजें छोड़ो, कहीं ट्रांसपोर्ट ज्यादा लगती है, कहीं दूर पड़ता है, कहीं अलग है वो खर्चे, और बहुत सारे खर्चे हैं। पानी से मैं ये उदाहरण देना चाहता हूँ कि उन तीनों गेहूं का रेट एक कैसे हो सकता है। गेहूं तो है एक ही है, गेहूं तो एक ही है, लेकिन खर्चा से तो अलग से पैदा हुआ है वो। भाई डीजल पे ज्यादा खर्चा आएगा, बिजली पे उससे थोड़ा कम आएगा, नहर पे और भी थोड़ा कम आएगा, तो उन तीनों का रेट एक कैसे हो सकता है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। सरकार इन आंकड़ों पे, क्या उसके जो इंजीनियर स्पीकर्स बैठे हैं वो कभी सोचते हैं इन बातों को? क्या गेहूं एक ही है, गेहूं उसका भी गेहूं है, उसका भी गेहूं है, उसका भी गेहूं है, लेकिन बशर्ते उनका तीनों का मूल्य एक कैसे हो गया?
इस डिफरेंट को सब्सिडी और किस लिए दी जाती है? सब्सिडी इसलिए तो दी जाती है कि उस सब्सिडी को खत्म कर दो। अच्छा सर, एक तरफ है जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जो भाई कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि अडानियों के जैसे पूंजीपति हैं उनके कर्जे माफ कर दिए लाखों करोड़ों, और उनको और पैसा दिया गया, जैसे SBI, LIC, और किसान होते हैं उनको 2-2.5 लाख रुपए का भी अगर कर्जा मतलब ना दे पाए तो उनकी खेती कुड़की कर लेते हैं, या ब्याज पे ब्याज उनका कोई माफी नहीं। तो इस भेदभाव को किस तरह आप देखते हैं? इस भेदभाव को आप इस तरीके से सुनिए कि मैं तो ये जानता हूँ, मैंने लिखा भी था कि एक रिक्शा वाला चालक रिक्शा चला के पूरे दिन में 200 या 300 या 500 रुपए कमाता है, और वो सोचता है यार आज तू 2 रोटी ना खा के 1 ही रोटी खा ले, तेरा बच्चा कल पढ़ने चला जाएगा। वो 50 रुपए बच्चे के लिए जमा करता है, वो 50 रुपए जमा करके 5,000 6,000 जमा करता है। एक रिक्शा वाले ने 5,000 6,000 जमा करे तो 1,000 रिक्शा वालों ने इसी हिसाब से जमा करा तो कई लाख रुपए आ गए। मैं इनका 1 लाख, अब इतना जब वो पैसा आ गया, अब कहाँ से लाया? वो कितनी मेहनत करके जमा करा, और वो उठा के इन्होंने पूंजीपति को दे दिया, तू फैक्ट्री लगा ले। उसको ये 3.5% ब्याज दे रहे हैं, जो बेचारा इतनी मेहनत से उस पैसा को जमा करा, और जो पूंजीपति को इन्होंने दिया उसको छूट दे रहे हैं, और ऊपर से यहाँ तक कि भगौड़ा होने की भी छूट दे रहे हैं कि तू ले जा और भग जा, बाकी देख लेंगे हम। बड़ा अच्छा सा न्याय हो रहा है, बहुत ही, इससे अच्छा न्याय कहाँ मिलेगा यार दुनिया में। मैं तो उस ईश्वर को कहीं मैं तो मानता नहीं हूँ ईश्वर को कि ईश्वर कहीं है, क्योंकि कृष्ण जी ने मेरे शब्द इसको जरूर पहुंचेंगे। कृष्ण जी ने महाभारत में साफ शब्दों में कहा था, गीता साक्षी है कि मैं ही करता हूँ, मैं ही कर्म हूँ और मैं ही निष्कर्ष हूँ। इस बात को मैं इस तरीके से देखता हूँ, उन्होंने तो सही कहा था, लेकिन कुछ ढोंगी पापी अन्यायी लोगों ने उनके शब्दों का अनुसरण गलत कर दिया और जनता को गुमराह कर दिया। उन्होंने अपने लिए नहीं बोला था ये सब, उन्होंने जीव के लिए बोला था, इस आत्मा के लिए बोला है कि जब जब भी जो आत्मा जिस रूप में आएगी और वो जैसा काम करेगी उसकी सजा उसे भोगनी पड़ेगी और उसी को उसका नतीजा मिलेगा। तो कुल मिला के सरकार मजदूर किसान के और जवान के हित में नहीं है। गरीब लेवल जो भी है तबका, उससे ये चाहती है, जो मैं अपनी अनुसार समझ सका हूँ आज तक कारनामों को, ये चाहती है ये काम करने के लिए है और हम राज करने के लिए हैं। जिनकी कमाई आती रहेगी, जितना ज्यादा टैक्स इनसे वसूला जाए, ये सिर्फ रोटी ना मिले इनको, रोटी नहीं मिलेगी तो आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, पैरों पर पॉलिश करेंगे और रोटी मांगेंगे, और फिर हम ठोकर मार के इनसे कहेंगे काम करो पहले, बाद में रोटी मिलेगी। ये पॉलिसी चल रही है। लेकिन सर बता रहे हैं हम, जब से मोदी सरकार आई है, आजादी मोदी सरकार ने दिलाई है। 70-75 साल से तो कांग्रेस लूट रही थी। आजादी जब भी नहीं थी, अमृत महोत्सव चल रहा है। आजादी जब भी नहीं थी, अभी भी नहीं है, बल्कि जब थोड़ा सा ये था कि जो डंका था तो गोलमोल जब भी, ऐसा कुछ नहीं है कि जब आजादी हमको मिल गई। आजादी जब भी उनको जो चमचे थे लेके बैठ गए, अब चमचे नहीं, अब और बड़े घाट आके बैठ गए कि तुम खाओ, मतलब जो पिछले थे उनसे भी बड़े वाले आ गए कि अब तुम खाओ और हम जो है तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने देंगे, बाकी जनता का तो काम ही करने के लिए होते है, इसको पढ़ाओगे तो ये तुम्हारी कुर्सी छीन लेगी। मतलब आप कह रहे हो कि जो शिक्षा है उसको भी खत्म कर रहे हैं? खत्म तो हो गई भाई, सरकारी स्कूलों को तोड़ दिया गया, सरकारी स्कूलों में कोई पढ़ाई नहीं छोड़ी है। मेरी भी बेटी टीचर है, उनकी ड्यूटी, मैं किसी से डर कर नहीं कह रहा हूँ, उस बात को खुलेआम बताना जहाँ भी करना, उनकी ड्यूटी कभी तो कार्ड बनाओ, कभी वोटर ID बनाओ, कभी वहाँ बनाओ, महीने में 5 दिन स्कूल जाने का मौका नहीं मिलता, और माँ बाप कहते हैं सरकारी टीचर पढ़ाते नहीं है, सरकारी टीचर पढ़ाते नहीं, सरकारी टीचर पढ़ाएंगे कहाँ से? मतलब जो टीचरों का काम पढ़ाने का था वो और जो काम है उनमें लगा दिया। मतलब सरकार ने अपने बंदोबस्त में लगा रखा, अपने काम में, अपने कामों में। वोटर ID बनाओ, जनगणना करो, यहाँ वो नहीं हुआ वहाँ का ये खबर लाओ, वहाँ की ये खबर लाओ, और इधर से बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती। तो शिक्षा कहाँ से मिलेगी जब टीचर को वहाँ जाने का मौका नहीं दिया जा रहा? उसके बाद कह देंगे भाई ये दिखाया जा रहा है कि टीचर पढ़ाते नहीं है, टीचर पढ़ाते नहीं, टीचर पढ़ाएंगे कहाँ से? कहाँ से पढ़ाएंगे टीचर? तो भाई ये सारी हैं जमीनी स्तर पे, और भाई जो बातें हैं रियलिटी वो सारी बातें, और बड़ी मीडिया में आपको ये सारी बातें देखने को सुनने को भाई नहीं मिलेगी कि जमीन पर कल चल क्या रहा है।
सुनने को ये मिलेगा भाई देश में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। और एक बात और हाँ जी, मैं कह रहा हूँ इसके अंदर है वो कागज भी है, अगर चाहो तो मैं वो कागज भी निकाल के फोटो निकाल के दे सकता हूँ। मुझे 14 साल हो लिए मुआवजा मिले, 2008 में मुझे मुआवजा मिला। किस चीज का सर? जमीन का, नोएडा का रहने वाला हूँ। और मुआवजा देने के बाद हमको 6% प्लस 4% जमीन वापस मिलनी थी, जो कि आज तक नहीं मिली। चक्कर मतलब अथॉरिटी के चक्कर लगा लगा के परेशान आ गया हूँ, मौत के मुंह में बैठा हूँ। और अभी अभी नए नए फ्रेश कराए हैं मैंने। वहाँ के भूषण जी के साइन मेरे पास हैं, सुरेंद्र जी के साइन मेरे पास हैं। खुलेआम कह रहा हूँ, उन्हें उठाना, शाम को पुलिस मेरे घर पर आया और उठा के ले जाए। मुझे कागज है मेरे पास, अभी पूरा प्रोसेस करा के सेंसर करा के ट्रांसफर के लिए ऑर्डर लगाए। फिर जैसे ऑर्डर हो गए तो मुझे फिर अब कह रहे हैं कि जी नहीं मिलेगा आपको, वहीं मिलेगा जहां आपका लगा हुआ। लगा कहाँ रखा है कि उन किसानों की 800 गज जमीन है, 8 गवर्नमेंट कह रही है 3000 किसान को छोड़ेंगे। अथॉरिटी की कौन सी पावर है, कौन से कानून के अनुसार हटाएगी उनको, कौन से कानून के अनुसार हटाएगी? और मैं कह दिए सीओ को भी बात कि आपकी पावर नहीं है, आप नहीं हटा सकते। 14 साल हो लिए मुझे पीछे चक्कर काटते, अपनी मन मर्जी चल रही है। जो हम कहेंगे वो होगा, जो नहीं होगा नहीं होगा, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। लेकिन बताते हैं कि जब से योगी जी आए हैं कानून और कोई सुनाई नहीं है, टाइट हो गए हैं, बिल्कुल सुनाई नहीं है कहीं भी। 14 साल हो गए, मैं बता तो रहा हूँ, 8 साल तो इनके में ही हो गए 14 साल में से। भाई 2000 अच्छा गलती मेरी ये हो गई कि जो इन्होंने डेवलपमेंट चार्ज लगाया था 10% का वादा कर दिया, दे देगी गवर्नमेंट को का भारी पड़ रहा। हम आश्वासन मेरे तो इन्होंने क्या करा, मैंने उसका जो डेवलपमेंट चार्ज था मैंने 2009 में वो भी भर दिया। अब मैं उधर से भी गया, मतलब पैसा का पैसा भी दे दिया मैंने, और जमीन की जमीन नहीं मिली। 14 साल से एक आदमी का अगर एक ट्रक बिगड़ जाए या एक दुकान बिगड़ जाए 14 साल में उसकी क्या हालत होगी, सड़क मांगने लगेगा भी। तो वो हालत हमारी कर रखी है। किसान भी हूँ, जवान भी हूँ, और दोनों हाथ से डंडा ही डंडा बज रहा है, और सुनाई कहीं भी नहीं है। मतलब आप भी कह दोगे तब भी कोई सुनाई होने वाली नहीं, मुझे कन्फर्म है। क्योंकि मैंने जहाँ जहाँ तक मैं भागा हूँ, जहाँ तक जा लिया, कहीं कसर नहीं छोड़ी मैंने। अधिकारियों की मनमानी है, हम फुल मनमानी, दबा के मनमानी चल रही है। मतलब सरकार से कोई डर कोई दबाव नहीं है, सूद ऐसा है, ऊपर से आदेश होंगे। मैं तो यही कहूंगा, ये नहीं कह रहा आदेश है, मैं ये कह रहा हूँ आदेश हो सकते हैं। जी जी। उनका मेन मुद्दा ये है कि किसी से ना करो मत और काम करो मत। इससे अच्छा कोई, इससे कोई भी अच्छा उदाहरण नहीं है सर जी। मतलब काम करो मत और ना करो मत, और लिख के भी मत दो किसी कुछ। तो भाई ये है जमीन के हालात। तो भाई वीडियो को आगे जरूर शेयर करना, जो ये सारी सर ने बताई। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।